कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज के हम वीडियो में डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर हम डाइंग डिक्लेरेशन के साथ शुरू करेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन है क्या ये वो। क्योंकि इंट्रोडक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसा माना जाता है ना कि कोई भी स्टेटमेंट अगर कोई इंसान देता है, ठीक है, वो मर चुका है या फिर अब वो मिल नहीं रहा या फिर उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा तो बहुत डिले हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी ये जो बातें हैं ना, मतलब जो भी मर गया है, खो गया है या फिर जिसे बुलाया नहीं जा सकता कोर्ट में बिना डिले के, उसकी बातें रिलेवेंट होंगी अगर वो उसकी डेथ से रिलेटेड है। ठीक है, ये था हमारा डाइंग डिक्लेरेशन का इंट्रोडक्शन। अब देखो, मैं आपको बताती हूँ होता क्या डाइंग डिक्लेरेशन, फिर हम सेक्शन में डाइव करेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? ऐसा होता है कि कोई इंसान मरने से पहले ना कोई स्टेटमेंट देकर चला जाता है ना। अब जैसे कि केस का एग्जांपल देती हूँ, पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का एक केस था। यहाँ पे एक इंसान था, ठीक है, उसने ना किसी से उधार ले रखा था। अब क्या होता है कि वो अपने वाइफ को बोलता है, जिस भी पर्सन से उधार लेता है वो कहता है कि ये जो है इनकी वाइफ, मतलब इन्होंने मुझसे उधार ले रखा था, इनकी वाइफ जो है ये मुझे पैसा देने के लिए बुला रहे हैं। ठीक है, वो चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अपनी वाइफ से लास्ट बात करते हैं। उसके बाद वहाँ पे जाते हैं एंड इनकी डेड बॉडी जो कि पीसेस में थी वो मिलती है। ठीक है, तो अब ये जो हो गया, कहीं ना कहीं इस बात का रिलेवेंस है कि वहाँ पे उधार मांगने गए थे, तो कहीं ना कहीं डेथ की वजह वही लोग होंगे, शायद उधार थे इस वजह से मार दिया कि पैसे ना देने पड़े। राइट, तो ये होता है डाइंग डिक्लेरेशन। अब ऐसा माना जाता है डाइंग डिक्लेरेशन हम लोग इस वजह से कोर्ट में एडमिट कराते हैं। कोर्ट इस वजह से डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में मानती है क्योंकि जिस इंसान ने इस डाइंग डिक्लेरेशन को दिया है अब वो इस वर्ल्ड में तो है नहीं, ही इज़ डेड, है ना। और मान लो उसी ने बस सोलली इन चीज़ों को देखा हो, तो कितना अनजस्ट होगा ना। अगर हम, मतलब इंसान मर चुका है, उसने ही सिर्फ इन चीज़ों को देखा, वो बेचारा बोल कर भी गया है लेकिन कोर्ट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कोर्ट इसकी बात को मान ही नहीं रही, तो हम कैसे अक्यूज को सज़ा दिलवाएंगे? कहाँ से हम विटनेस लेकर आएंगे? जो इकलौता विटनेस था वो तो मर चुका है, तो कहाँ से विटनेस आएगा? तो इसी वजह से जो रहता है डाइंग डिक्लेरेशन हमारा रिलेवेंट रहता है। समझ आ गया? तो डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है, मरने से पहले अगर जो जो भी डेड पर्सन है, मरने से पहले अगर वो अपने डेथ से रिलेटेड कुछ बात बता कर गया है ना, अपने डेथ का कॉज बता कर गया है, या फिर उस इंसान का नाम बता कर गया है जिसने उसकी डेथ कॉज करी है, या फिर वो सर्कमस्टांसेस बता कर गया है कि जिस सर्कमस्टांसेस के अंदर उसकी डेथ हुई है, ये सब क्या होते हैं? डाइंग डिक्लेरेशन। आई थिंक आपको डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब समझ आ गया। तो डाइंग डिक्लेरेशन आई थिंक क्लियर है कि मरने से पहले अगर अपनी डेथ के बारे में, डेथ से रिलेटेड सर्कमस्टांसेस जिसमें उसकी डेथ हुई, या फिर डेथ से रिलेटेड कुछ भी अपनी बात बताकर जाता है, उसे हम कोर्ट जो है रिलेवेंट मानती है। ठीक है, और अकॉर्डिंगली कोर्ट उसे एडमिट भी कर लेती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, नहीं माना जाएगा तो बहुत ज़्यादा अनजस्ट होगा। और एक और प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये काम करता है कि जो इंसान अपने मेकर से मिलने जा रहा है, मतलब वो मरने वाला है, जब वो डाइंग डिक्लेरेशन करता है मतलब मरने वाला है मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में, तो मरने वाला है तो अपने मेकर के पास कोई झूठ बोलते हुए तो नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, नॉर्मली जो है हियर से एविडेंस देखो माना नहीं जाता है। हियर से एविडेंस मतलब क्या होता है कि जिस इंसान ने खुद नहीं देखा होते हुए पर किसी से सुना है ना। लेकिन यहाँ पे जो डाइंग डिक्लेरेशन है एक तरीके का हियर से एविडेंस ही तो है। जिसने देखा था एक्चुअली में, जिसने फील किया हो तो मर चुका है, कोई और ही बता रहा है ना, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है। तो चलो अब हम लोग एसेंशियल्स देखते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन के क्या क्या एसेंशियल्स हैं। पहली चीज़, जो भी डिक्लेरेशन है ना इंसान मरने से पहले कर रहा है, उसके डेथ से रिलेटेड होना चाहिए कि मरा कैसे, इंसान का नाम, सर्कमस्टांसेस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पकला नारायण स्वामी के केस में बताया था, वहाँ पे सर्कमस्टांसेस बताया था कि किस सर्कमस्टांसेस के अंदर उस इंसान की डेथ हुई। दूसरा एसेंशियल ये है कि वो इंसान मर जाना चाहिए, मतलब स्टेटमेंट देने के बाद वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। अगर जिंदा है तो उस जो डिक्लेरेशन कर रहा था अपने मरने से पहले, जो भी उसने स्टेटमेंट दिया उसे हम एक नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करेंगे सीआरपीसी के अंदर। ठीक है, और उसे डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर अगला है कुछ टाइम का रिलेशन होना चाहिए जब उसकी डेथ हुई और जब उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया था। ठीक है, अब मान लो 1 साल पहले, अब देखो ऐसा नहीं है
कि तुरंत ही मरने से जस्ट मर रहा हो, डेथ बेड पे हो और कुछ बोल रहा है तो ही डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अभी मैंने पकला नारायण स्वामी का केस बताया, लेकिन कुछ टाइम का रिलेशन रहना चाहिए। ठीक है, मान लो किसी से 3-4 साल पहले इसकी नॉर्मल थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई किसी इंसान से, तो अब तो कहता है कि मैं इसे मारूंगा, मैं इसे मारूंगा, ऐसे करके गुस्से में बोल देता, तो 4 साल बाद क्या उसे हम मान लेंगे कि मतलब 4 साल बाद क्या ये बात रिलेवेंट होगी? नहीं ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है, तो टाइम का थोड़ा हमें प्रॉक्सिमिटी देखना होता है। अगली चीज़ क्या है कि जो भी इंसान है डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा हो, मेंटली फिट होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका आफ्टर मैथ क्या होगा, और जो भी डाइंग डिक्लेरेशन पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। अगर आपने इनकम्प्लीट बोला है तो देखो लोग मतलब उसके साथ टेम्परिंग हो सकती है। ठीक है, जो अपोजिट पार्टी है इसका अलग मतलब निकालने की कोशिश करेगी, फिर उसकी कोई वैल्यू रह ही नहीं जाती। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो मतलब वो वॉलेंटरली जो है इस स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन दे, ऐसा नहीं कि दबाव में आके डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी इंसान डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है ना, वो इंसान अगर वो जिंदा रहता है ना और ये मैटर कोर्ट में चल रहा होता, तो वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस बनने के काबिल होना चाहिए। ठीक है, अगर वो जिंदा रहता और इस मैटर में अगर वो एक विटनेस की तरह नहीं जा पाता, तो उसका डाइंग डिक्लेरेशन भी वैलिड नहीं होगा। मैंने क्या बोला आप दोबारा से रिपीट करके सुन सकते हो ना, प्लीज़ मिस मत करना, है ना। पढ़ो, समझो, है ना। अगर टाइम दे ही रहे हो तो 4-5 मिनट एक्स्ट्रा ही दे दो, क्या ही चला जाएगा, है ना। क्या फॉर्मेट है? कोई फॉर्मेट है स्पेसिफिक किसी तरीके से होना चाहिए? तो ऐसा तो कोई फॉर्मेट नहीं है। मुंह से बोला जा सकता है, या वो लिख सकता है, या फिर वो ऐसे जेस्चर्स कर सकता है, मतलब जिस इंसान ने मारा उसकी तरफ इशारा कर सकता है कि हाँ इसने 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 मारा है ना। या फिर उसका बिहेवियर ऐसे उस मतलब जिस इंसान ने उसको मारा उसे देख के डर रहा हो, मतलब जिस इंसान ने उसके साथ ऐसा हाल किया उसे देख के डर रहा हो, भाग रहा हो, है ना। उसका कंडक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, जैसे पुलिस होती है वो क्वेश्चन पूछ सकती है कि अच्छा ऐसा क्या है ना। ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर जो है अगर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एफआईआर वाला। अगर मान लो कोई इंसान ना मरने से पहले, है ना, एफआईआर मान लो उसे बहुत ज़्यादा चोट वोट लग चुकी है, वो कंप्लेन लिखाने आता है ना, एफआईआर लिखा देता है, तो जो एफआईआर में बात बोली है ना, और अगर वो डेथ से रिलेटेड है तो उसे भी हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन मान लेते हैं। देखो कोर्ट जो इंसान जा चुका है उसकी अगर वो अकेला सोल विटनेस है तो देखो कोर्ट उसे भी प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही है। और अगर जो है नरेटिव वे में भी हो सकता है, मान लो जो इंसान मरने वाला है वो एक स्टोरी वे में बता रहा है कि वो यहाँ से जा रहा था इस रास्ते से, ये इंसान उसे मिला, उसने इसे बोला कि इस तरफ से आओ, मतलब जो भी अपनी स्टोरी मेकअप कर सकता है। अब डाइंग डिक्लेरेशन जो है किसके सामने किया जाता है? देखो किया तो किसी के भी सामने जा सकता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वेटेज कब मानी जाती है, तो कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में ये कहा गया था कि जो भी डाइंग डिक्लेरेशन अगर एक मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, वो भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, वो तो एकदम मतलब बेस्ट डाइंग डिक्लेरेशन है। ठीक है, वैसे उसके बाद पुलिस भी कर सकती है ना। फिर 3rd नंबर पे डॉक्टर जो रिकॉर्ड करता है उसे वैल्यू मिलती है। उसके बाद 4थे नंबर पे तो भाई कोई भी कर ले, लेकिन इसको थोड़ा कम वेटेज दी जाती है क्योंकि चांसेस हैं कि टेम्पर हो सकता है ना। अब फाइनली हम देखते हैं कि ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, और उसकी एविडेंशियरी वैल्यू एक्चुअली में कितनी है, कोर्ट उसे कितना कंसिडर करती है सेंटेंस देते टाइम। तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे किसने रिकॉर्ड किया, विक्टिम का क्या मेंटल स्टेटस था, फिजिकल स्टेटस था, टाइम गैप कितना था जब डाइंग डिक्लेरेशन किया गया और वो इंसान मरा, किस तरीके से डिक्लेरेशन करी जा रही है, ये तो हो गया। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप खुद का भी ऐड ऑन कर सकते हो, तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बताया है ना। और अगर एविडेंशियरी वैल्यू की बात करी जाए तो देखो ऐसा कोई एब्सोल्यूट रूल है नहीं कि मतलब ये कि माना ही जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन, नहीं माना जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। कोर्ट के ऊपर अगर कोर्ट को देखकर ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि नहीं नहीं ये बहुत ऑथेंटिक है, तो मान भी सकती है ना। और लगता है कि नहीं ऑथेंटिक नहीं है, इसे कोरोबरेट करना है, मतलब इसके सपोर्ट में और भी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी तो ही हम इसे मान सकते हैं, तो मान सकते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन भी एक नॉर्मल एविडेंस की तरह है, कुछ इसमें अलग नहीं है। ठीक है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि कोर्ट तभी मानेगी जब इसे हम किसी और फैक्ट्स के साथ प्रूफ करें, नहीं, कोर्ट कभी कभी ऐसे भी मान लेती है। मतलब सोलिली डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे अगर कोर्ट कन्विक्ट करना चाहती है कर सकती है, कोई रोक नहीं है।
अब अगर इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में डिफरेंस पूछा जाएगा ना, इसके अंदर डाइंग डिक्लेरेशन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जब भी डाइंग डिक्लेरेशन का क्वेश्चन आता है ना, तो ये अपने आप हो जाता है कि इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में फ़र्क बताओ। तो देखो, इंग्लिश लॉ में ना ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अप्लीकेबल होता है, लेकिन हमारे इंडियन लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी अप्लीकेबल है और सिविल प्रोसीडिंग में भी अप्लीकेबल है, ठीक है। और इंग्लिश लॉ में ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये ग्रेव ऑफेंसेस के टाइम में अप्लीकेबल होता है डाइंग डिक्लेरेशन, मतलब होमिसाइड है ना, मर्डर, मैनस्लॉटर, इन्हीं केसेस में जो है डाइंग डिक्लेरेशन अप्लीकेबल होता है। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। और इंग्लिश लॉ ऐसा कहता है कि जब इंसान डाइंग डिक्लेरेशन कर रहा हो ना, तो उस टाइम वो डेथ एक्सपेक्ट कर रहा हो, मतलब उसे पता है कि अब इसकी मृत्यु नज़दीक है। लेकिन इंडियन लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश लॉ में अगर डाइंग डिक्लेरेशन इनकम्प्लीट है तो भी उसको वैल्यू दी जाती है, लेकिन हमारे इंडियन लॉ में अगर डाइंग डिक्लेरेशन इनकम्प्लीट है तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। थैंक यू। आप सब ऐसे ही पढ़ते रहना, आप लोग पढ़ते रहते हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं वीडियोस बना पाती हूँ, मैं किसी तरीके से सर्व कर पाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर पाती हूँ अगर आपके अंडरस्टैंडिंग में। सही में ये सारे एफर्ट्स वर्थ इट है। तो आप मेहनत करते रहिए, है ना, और आगे बढ़ते रहिए। हरे कृष्णा।